हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल पर ही, आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10 का जो सामाजिक विज्ञान है, उस सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल की श्रेणी है, जिसमें आपका पहला आता है जिसका नाम है संसाधन का विकास। उस संसाधन के विकास को हम पढ़ेंगे और मेरा यह वादा है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से एकदम अच्छे से देखेंगे, तब क्या होगा, ये सारी चीज़ जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी। और गारंटी है कि इस पार्ट से आने वाले या इस पूरे वीडियो से आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में एकदम धुआंधार तरीके से आप हल कर पाएंगे और अपने जो एग्जाम को है वह बहुत अच्छा और सुंदर बना पाएंगे। तो हम अब इस पाठ को पढ़ते हैं। तो पाठ पढ़ने से पहले आप लोग कापी किताब निकाल के बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं कि वीडियो को देखते और देखने के बाद थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। तो वीडियो को देखने के बाद उसे एकदम बढ़िया से कापी में लिख लें और लिखने के बाद तब देखें जो रिजल्ट आएगा वास्तव में आपके आस पड़ोस में किसी का नहीं रहेगा। ठीक, तो हम अब किसको पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं संसाधन का विकास। वास्तव में संसाधन होता क्या है? तो संसाधन को अगर हम तोड़ें तो इसको हम तोड़ेंगे दो भागों में, एक सम एक साधन। अगर इसको हम तोड़ें तो दो भागों में तोड़ेंगे, एक सम धन साधन। सम धन साधन। सम क्या होता है? सम माने कुल, सब, यानी कि जितने भी चीजें दिखाई दे रही हैं सब चीजें। सम का मतलब होता है सब, और साधन का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आपके काम आती हैं, आपके समय को बचा देती हैं, आपके लिए जरूरी हैं, वही सब क्या होती हैं? साधन होती हैं। तो संसाधन क्या है? संसाधन, इसमें सभी चीजें आती हैं जो आपके काम को आसान कर दें, आपके काम आ जाएं, साथ साथ आपके समय को बचा दें, वही क्या होती हैं? संसाधन होती हैं। जैसे आप थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए, बच्चे तो आप है नहीं, एकदम दिमागदार थोड़िए हैं। तो देखें कि पहले जमाने में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैदल मतलब जाने के लिए शुरू में पैदल जाते थे, फिर धीरे धीरे वह बैलगाड़ियों के माध्यम से गए, फिर धीरे धीरे साइकिल आती चली गई। मतलब ये लगातार किसी न किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं। पहले शुरुआत में बैलगाड़ी का उपयोग किया, फिर धीरे धीरे वे लोग साइकिल का निर्माण किया, साइकिल के माध्यम से गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, गाड़ियों का निर्माण किया। और आज एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए गाड़ी भी है और आपके पास साइकिल भी है और एक शून्य से उड़ने वाली क्या है, हवाई जहाज भी है ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आप आज तमाम उन चीजों का उपयोग कर रहे हैं जो पहले नहीं थी, जो बन के आई है, चाहे वह गाड़ी हो, चाहे वो आपकी हवाई जहाज हो, मोटरसाइकिल हो, ये सब क्या है? ये सब है साधन। या आप पहले अगर आप स्कूल में पढ़ते रहे होंगे तो पढ़ने के लिए एक दुद्धि आती थी और एक ब्लैक बोर्ड होता था। लेकिन आज क्या आ गया है? आज आ गया है डिजिटल जमाना। आज के लोग क्या कर रहे हैं, आप जैसे घर बैठ के मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल क्या है? तो मोबाइल एक संसाधन है। ठीक, तो मैं आज इस बोर्ड पे लिख रहा हूं तो बोर्ड क्या है? एक संसाधन है। ठीक, तो ऐसी सभी चीजें जो आपके काम आ जाती हैं, आपके समय को जाती हैं, साथ साथ आपके हित के बारे में कुछ काम करती हैं, सब संसाधन होती हैं। ठीक, तो संसाधन की परिभाषा हमने लिखा है कि वह समस्त वस्तुएं, वह सभी चीजें जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करें, वह सब क्या होती हैं? संसाधन कहलाती हैं। एग्जाम्पल में आप कुछ लिखिए, पेट्रोल लिख लीजिए, कोयला लिख लीजिए, सौर ऊर्जा लिख लीजिए, ब्लैक बोर्ड लिख लीजिए, मार्कर लिख लीजिए, कॉपी किताब पेन कलम डेस्क, ये सभी चीजें क्या हैं? आपके इर्द गिर्द आप जहाँ बैठे हैं वहाँ के आसपास आप ही से कह रहे हैं भाई जो आप देख रहे हो। ठीक, तो ये सब क्या है? सब ये संसाधन है। ठीक, संसाधन को अगर हम देखें एकदम बेसिक स्ट्रक्चर्स का देखें तो संसाधन को दो भागों में बांटा है, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक क्या है? तो प्राकृतिक में समझ लीजिए कि जो भगवान दिया है, कहते हैं ना कि भैया हमको कौन बनाया है? भगवान बनाया है। ठीक, पानी किसने बनाया है? तो भगवान ने बनाया है। ठीक, ये आपके इर्द गिर्द पहाड़ मैदान पेड़ पौधे दिख रहे हैं, किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो हम भगवान का नाम देते हैं, हालांकि वे सब इन सबका निर्माण किया कौन है? तो प्राकृत किया है ना। तो ऐसी समस्त चीजें, ऐसी सभी चीजें जो आपके काम आती हैं और उनका निर्माण कौन किया है? प्रकृति किया है, पृथ्वी के द्वारा हुआ है, वह सब क्या होती हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, जल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, मानव हो गए, ये सब क्या है? सब प्राकृतिक संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन, ठीक, जिसको प्रकृति ने बनाया है, जिसको पृथ्वी ने बनाया है और आपके काम में आते हैं, वे सब क्या होती हैं? वे सब होते हैं आपके प्राकृतिक संसाधन। ठीक, और जस्ट उल्टा
अगर जाएं तो मानवीय, क्योंकि मानव को भी एक प्रकार से प्रकृति ने बनाया है, लेकिन मानव आया है और मानव के बाद मानव ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, ऐसी ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया है जो वास्तव में हम सपने में भी नहीं सोचे थे। ठीक, तो इस प्राकृतिक संसाधन को बांटते हैं दो प्रकार से, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या है? तो नवीकरणीय ऐसे होते हैं जो कभी क्या हो, जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। तो ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, इसको आज आगे बढ़ेंगे, हमने लिखा है यहाँ पे, तो थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे कि नवीकरणीय क्या होते हैं। तो नवीकरणीय ऐसे संसाधन होते हैं, ध्यान सुनना एकदम मन से, नवीकरणीय एक ऐसे संसाधन होते हैं जो हमारे आसपास हैं और हमेशा बने रहेंगे। जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक इस धरती पर जीवन पाया जाएगा, तब तक वो चीज़ें रहेंगी। जैसे आपका जल हो गया, या जीवन पाया जाए या ना पाया जाए, वह तो इसे बनी ही रहेंगी, क्योंकि जल पहले बना, वायु पहले बना, सूर्य पहले था, ठीक, बाद में जीव का विकास हुआ। तो नवीकरण ये वह चीज़ें होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसे संसाधन होते हैं जो हमारे पास हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जो कभी चुकेंगे नहीं। तब कैसे हैं? आपके नवीकरणीय हैं। एकदम मन लगा के पढ़िए, पूरा एकदम चीर फाड़ दीजिए। ठीक, एक क्या है? अनवीकरणीय। अच्छा, अनवीकरणीय क्या है? तो अनवीकरणीय वह होता है अगर ये नहीं चुकेगा तो ये चुक जाएगा। तो ऐसे संसाधन जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, उनकी जीवन लीला खत्म हो जाएगी, वो धरती पर पाए ही नहीं जाएंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? अनवीकरणीय संसाधन। तो इसको बताने का तात्पर्य यह है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे एक बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, चक्रीय और अचक्रीय से। तो इस पूरे कहानी को बताने का तात्पर्य हमको यहाँ तक लाना है और यहाँ तक लाना है। ठीक, तो आपके चक्रीय में क्या होता है? देखो, नवीकरणीय चुक जाएगा, लेकिन एक है कुछ सर्कल बनाएगा, एक दो बार उसका उपयोग करेंगे फिर समाप्त हो जाएगा, और कुछ का उपयोग हम एक ही बार में करेंगे और क्या हो जाएगा? फिर समाप्त हो जाएगा। तो इस अनवीकरणीय को हम बांटते हैं दो प्रकार से, एक का नाम है चक्रीय, एक का नाम है अचक्रीय। अब चक्रीय क्या होता है समझो, दिमाग लगा से पूरा दिमाग चीज फाड़ दीजिए ना। तो चक्रीय क्या है? तो ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम एक बार करें, फिर उसके रूप को बदल के उसका उपयोग दूसरी बार करें, फिर उस रूप में उसका उपयोग करके उपयोग ना करके उसका रूप परिवर्तन करके एक अलग जगह में उपयोग करें। दिमाग तो हिल गया होगा, समझो एग्जाम्पल से। जैसे आपने लोहा देखा है, जैसे लोहा में बहुत से लोग होते हैं कि जो साइकिल का धुर होता है, उस साइकिल के धुर को, जो साइकिल जब, क्योंकि वह धुर का काम कर रही है साइकिल में, चक्का को नचा रही है, लेकिन जब साइकिल का धुर खराब हो जाता है तो उसको निकाल के लाते हैं और हंसिया बनवाते हैं। अब हंसिया भी अगर टूट जाता है तो खुरपी से काम चलाते, मतलब खुरपी का निर्माण कराते हैं और उससे लहसुन वसुन या फिर प्याज वाज को निराई करते हैं। यानी कहने का मतलब है लोहा का जो ध्रुव है उस चक्के में काम किया, फिर वहां से जब उसका उपयोग खत्म हो गया तो उसी ध्रुव को हमने क्या किया? लोहार के यहाँ से हंसिया बनवाया, हंसिया के रूप में काम किया। जब हंसिया खत्म हो गई उसी लोहा का, उसी हंसिया वाले लोहे का हमने क्या बना लिया? खुरपी या खुरपा बना लिया। उस समय वह खुरपी का काम किया, यानी कि उसी एक लोहा का हमने 3 बार क्या किया? रूप परिवर्तन किया, और रूप परिवर्तन करने के बाद उसका उपयोग किया। यानी कि एक चक्कर में वह ध्रुव नच रहा था, दूसरी बार वह हंसिया के रूप में काम आया, तीसरी बार वह खुरपे के रूप में काम आया। अगर खुरपा भी टूट जाएगा तो हम सूजा उजा बनवा लेंगे, और आपका जो बेना बना वो बीनते हैं ना, मौना वोना, तो उससे क्या करते हैं? उसमें सब उपयोग करेंगे। ठीक, तो चक्रीय क्या है? तो चक्रीय जिसका एक से दोबारा हम उपयोग करें, बस वही क्या है? चक्रीय। से लोहा इसका क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है। और आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में पूछेगा कि लोहा कैसा संसाधन है, तो चक्रीय अचक्रीय दोनों, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में आपके आएगा। तो आप आंख मूंद के चक्रीय लगा के चले जाएंगे और आपका 1 नंबर पूरा बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा। ठीक, अब एक क्या है? अचक्रीय। क्या है? एक का नाम है अचक्रीय। अचक्रीय क्या होता है? तो इसका रूप 1 से 2 बार करेंगे परिवर्तन, और इसका एक ही बार उपयोग करेंगे, और एक ही बार उपयोग करने के बाद यह समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एकदम ना के बराबर रह जाएगा। ठीक, जैसे पेट्रोलियम, बड़े सामने जाते हैं और पेट्रोल को भराते हैं, तो ऐसा कि नहीं होता कि हम पेट्रोल एक बार भरा लें और वह पेट्रोल बार बार चक्र के रूप में आता रहे और हम 100 रुपये पेट्रोल डरा के पूरे सिटी में टहलते रहे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक, पेट्रोल का आप उपयोग एक ही बार करेंगे, अगर डलाएंगे तो अगर इंजन को चला देंगे तो पेट्रोल जल जाएगा, जलने के बाद धुआं बन के उड़ जाएगा, आपका धुआं हो जाएगा। ठीक,
तो यानी कि अचक्रीय संसाधन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग एक ही बार करेंगे फिर समाप्त हो जाएंगे, उसे कहेंगे क्या हम, चक्रीय, अचक्रीय संसाधन। जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, मतलब पेट्रोल, डीजल, जो कैरोसिन, मिट्टी तेल आता है, सब कैसे हैं, सब आपके हैं अचक्रीय। और आपका कोयला हुआ, लकड़ी हुआ, ये सब कैसा है, ये सब आपके अचक्रीय हैं, एक ही बार उपयोग करेंगे फिर समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आज समझ गए। अच्छा, हम समझेंगे मानवीय संसाधन को। है मानवीय संसाधन होता क्या है, देखो। तो मानवीय में हम 2 प्रकार से बांटते हैं, एक का नाम है मानवीय, एक का नाम है मानव निर्मित। देखो, मानवीय में क्या है, मानव की गुणवत्ता के द्वारा, मानव की क्वालिटी द्वारा, उसमें विशेष कोई वस्तु लगेगी नहीं, लेकिन आदमी की क्वालिटी के द्वारा, उसके विवेक के द्वारा, उसकी बुद्धि के द्वारा, उसकी मात्रा गुणवत्ता के द्वारा आपकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। एग्जाम्पल समझो, जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास दिमाग नहीं होगा, क्योंकि सुई सब लोग पकड़ लेंगे। अगर इंजेक्शन अगर ये है मान लीजिए, तो इंजेक्शन तुम भी पकड़ लोगे, मैं भी पकड़ लूंगा, या आपके आसपास में जो बैठे हैं वो भी पकड़ लेंगे। लेकिन उस सुई को अच्छे से लगाएं या कौन सी सुई किस बीमारी में लगाएं, या जानकारी किसको होगी, तो डॉक्टर को होगी। तो डॉक्टर का दिमाग काम कर रहा है। अच्छा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समाज विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, तो सामाजिक विज्ञान में 2 चीजें तुम आसपास मार्कर बोर्ड की आवश्यकता है, लेकिन अगर हमारे पास दिमाग ही नहीं होता, यानी कि इस विषय का ज्ञान ही नहीं होता, तो भैया बोर्ड, मार्कर, मोबाइल सबके पास है, सब कोई सामाजिक विज्ञान का टीचर क्यों नहीं बन जाता। लेकिन क्या है कि जिसके पास दिमाग रहेगा, जिसके पास जिस विषय की पकड़ रहेगी, जिसके पास विवेक बुद्धि रहेगी, वही क्या करेगा, इस काम को कर पाएगा। यानी कि मानव की क्वालिटी के द्वारा, मानव की गुणवत्ता के द्वारा अगर आपके आवश्यकता की पूर्ति हो, तो उसे कहेंगे क्या, मानवीय संसाधन। ठीक, चाहे वह टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, इंजीनियर हुआ, वक्ता हुआ ना, सब क्या होते हैं, अधिकारी हुआ, ये सब कैसे होते हैं, मानवीय संसाधन। यानी कि इनसे अगर आपकी आवश्यकता की पूर्ति करनी है, तो इनके लिए कोई सामान नहीं, बल्कि इनका दिमाग ही चाहिए। अच्छा, कुछ क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन। अच्छा, मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, तो मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं कि मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुओं के माध्यम से। इस समय वो जो मार्कर देख रहे हैं, क्या है, ये मानव बनवाया कि भगवान बनवाया है, मानव बनवाया है ना। तो यह मार्कर हुआ, मोबाइल फोन हुआ, यह बोर्ड हुआ, आपका कॉपी हुआ, किताब हुआ, कलम हुआ, ये सब किसने बनाया है, तो मानव ने ही बनाया है। तो मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुओं के माध्यम से अगर आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो, तो उसे कहेंगे क्या, हम उसे कहेंगे हम मानव निर्मित संसाधन। यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुओं के माध्यम से क्या हो रहा है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, इसलिए क्या कहेंगे, इसे मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, कुर्सी, मेज, बोर्ड, मार्कर, कॉपी, किताब, पंखा, मोबाइल, सब कुछ क्या है, आपके लगभग आपके आसपास जो बैठे हो, इसके आसपास लगभग 90% जो चीजें हैं किसके हैं, कैसी हैं, मानव निर्मित संसाधन। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ पहुँचते हैं, संसाधन के प्रकार। जो आपकी किताब में आएगा या आपके एग्जाम में आएगा, वह क्या आएगा, तो संसाधन के प्रकार आएगा कि वास्तव में संसाधन को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो मुख्यतः संसाधन को हमारे इस किताब में 4 प्रकार से बांटा गया है। 4 प्रकार से कौन कौन है, मैंने केवल अभी 3 लिखा है, जगह यहाँ पे नहीं है, इसलिए 3 लिखा है। पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा क्या है, समाप्यता के आधार पे, तीसरा है स्वामित्व के आधार पे, और चौथा होता है विकास के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे। तो ये 3 प्रकार समझते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं चौथे वाले को। हाँ, एकदम दिमाग लगाइए पूरा, एकदम इधर उधर आंखें नहीं करिए, एकदम पूरा हूबहू देखिए और अपने कॉपी में लिखिए, तब जाके आपको आएगा, और ऐसे टाइम पास करने से आपको कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पे मतलब जब शुरू में धरती का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, यहाँ पे जीव जंतु आए, तो किस प्रकार के आए थे, तो केवल उस समय 2 ही थे, एक जिनमें जान था और जिनमें जान नहीं था। जान मतलब जीवन। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पे हम 2 प्रकार से बांटे उस समय संसाधन को, एक क्या है जैव संसाधन, एक क्या है अजैव संसाधन। जैव क्या होता है, तो जैव मतलब जिसमें जीवन हो, जिसमें जान पाया जाए। ठीक, वह सब क्या रहेंगे आपके जैव संसाधन, ये समझिए, जिसमें जीवन पाया जाए वह क्या है, जैव संसाधन। तो उस समय जब वस्तुएं बनी होंगी, तो यह चीजें बनी होंगी, तो उसमें केवल
पेड़ पौधे रहे होंगे, मानव रहे होंगे, तमाम जीव जंतु रहे होंगे जिसमें जीवन पाया गया होगा। वह सब किस श्रेणी में आ गई आपके? वह सब आपके आ गए जैव संसाधन के अंतर्गत। अच्छा, कुछ चीजें उस समय में बनी होंगी जिसमें जीवन नहीं पाया गया होगा, उन सब को रखेंगे हम अजैव संसाधन के श्रेणी में रखेंगे। ठीक, एकदम दिमाग लगाइए, एकदम बढ़िया समझिए। ठीक, यह क्या है? जैव अजैव संसाधन। जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिसमें जीवन ना हो, वह सब क्या रहेंगी? आपकी अजैव संसाधन। एग्जाम्पल में आपके चट्टान, पर्वत, पहाड़, मैदान ना, ये सब क्या है? इसमें जीवन पाया जाता है नहीं। अगर चट्टान इतना बड़ा है तो इतना बड़ा रहेगा, अगर मैदान पूरा समतल है तो समतल रहेगा ना। वो अलग बात है, करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले इसका थोड़ा स्वरूप परिवर्तन होगा, लेकिन मुख्यतः इसमें जीवन नहीं पाया जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको समझ में आ गया, तो इसको आप लिख लेंगे। फिर क्या है? समाप्यता के आधार पे। समाप्यता यानी कि समाप्यता अगर आपके दिमाग में ना आ रहा हो तो समझ लीजिए लिमिट। कहते नहीं भैया अपना लिमिट ना क्रॉस करो, तो लिमिट मान लीजिए आपकी कितनी सीमा है, आप कितने समय बाद खत्म होंगे या खत्म नहीं होंगे, आपकी कितनी क्षमता है, कितनी आपकी क्या है? लिमिट है। तो समाप्यता के आधार यानी कि लिमिट के आधार पे हम बांटते हैं 2 प्रकार से, और इसको मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। एक क्या है आपका? नवीकरणीय, एक क्या है? अनवीकरणीय। जो समाप्यता के आधार पे है, लिमिट के आधार पे है, चुकने और ना चुकने के आधार पे है, 2 प्रकार से है। एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या है? ऐसा संसाधन, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा संसाधन जो कभी समाप्त ना हो। शॉर्टकट में हमने लिखा है कि ऐसा संसाधन जो समाप्त ना हो। वह सभी चीजें जो हमारे काम आती हैं और चुके ना, समाप्त ना हो, खत्म ना हो, सब क्या रहेंगी? नवीकरणीय। जैसे आपका पवन, जब तक धरती रहेगी तब तक हवा ऐसे डोलती रहेगी। ठीक, तो पवन हुआ, और जब तक धरती रहेगी तब तक जल भी इसमें रहेगा। ठीक, ये सब क्या है? ये सब है आपके नवीकरणीय। ठीक, अच्छा, एक क्या है आपके? अनवीकरणीय। तो जो कभी समाप्त ना हो नवीकरणीय, और जो कभी समाप्त हो जाए, एक समय के बाद चुक जाए, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, सब क्या रहेगा? अनवीकरणीय। यानी कि ऐसा संसाधन जो क्या हो, एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाता है, उसे कहेंगे क्या? उसे कहेंगे हम अनवीकरणीय। समाप्त हो जाए ऐसा संसाधन जो निश्चित समय बाद समाप्त हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं नहीं लिख पाया, कि आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ठीक, तो अनवीकरणीय मतलब क्या है? ऐसा संसाधन जो कभी समाप्त हो जाए, निश्चित समय बाद चुक जाए, उसे कहेंगे क्या? हम अनवीकरणीय। अब इतना बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बकलोले होंगे तभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग रखते होंगे तो पूरा समझ में आपके आ जाएगा। तो उसे कहेंगे हम पेट्रोल। बताए ना, पेट्रोल तुरंत अभी डालेंगे गाड़ी में, थोड़ा लेके जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। कोयला एक बार जला लेंगे, समाप्त हो जाएगा ना, कि कोयला एक बार जलाए, फिर जब राख हो गया फिर जलाएं तो फिर नहीं जलता है। क्या है? क्योंकि वह समाप्त हो चुका है। तीसरा क्या है आपका? स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व मतलब मालिकाना, कि हमारा भैया है। किसका है? मेरा है, तुम्हारा है, सबका है, उनका। कहते नहीं, घर किसका है? मेरा है। खेत किसका है? मेरा है। जो मोबाइल है, मेरी है। तो जो हमारा, ये पूछो कि ये स्कूल किसका है? तो स्कूल हमारा है, हम सबका है। पूछो शमशान घाट किसका है? तो शमशान घाट सबका है ना। तो स्वामित्व मतलब मालिकाना के आधार पे कि कौन सी चीजें किसकी रहेंगी, क्योंकि संसाधन है, संसाधन कौन सा संसाधन किसका रहेगा, ये सब तो बांटना आवश्यक है, बिल्कुल बांटना आवश्यक है, और उसको हम बांटते हैं स्वामित्व के आधार पे। तो मुख्यतः इसमें 4 प्रकार से हैं। पहला आपका व्यक्तिगत, दूसरा आपका सामुदायिक, तीसरा आपका राष्ट्रीय, चौथा आपका अंतर्राष्ट्रीय। एक बार बोलो मेरे साथ। तो पहला क्या है? व्यक्तिगत, दूसरा क्या है? सामुदायिक, तीसरा क्या है? राष्ट्रीय, चौथा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। दिमाग में लगाओ, फिर देखो बार। पहला क्या है? व्यक्तिगत, दूसरा क्या है? सामुदायिक, तीसरा क्या है? राष्ट्रीय, चौथा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। 3 से 4 बार बोलोगे पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक, अब व्यक्तिगत क्या है, निजी क्या है? तो ऐसे चीजें जो हमारी होती हैं, स्वयं की होती हैं, जिसपे क्या होता है? हमारा अधिकार होता है, जब चाहे उसका उपयोग करें और जब चाहे उसको फेंक दे कबाड़े में। वो सब क्या होती हैं? वह सब होती हैं व्यक्तिगत या निजी। कहते ना भैया ये हमारा निजी है, दूसरे का नहीं, हमारा क्या है? खुद का निजी है। उसे कहेंगे क्या? उसे कहेंगे हम व्यक्तिगत या फिर निजी संसाधन। जैसे स्वयं का बाग, स्वयं का घर, स्वयं का जमीन, स्वयं की पत्नी, स्वयं का सब कुछ, सब क्या है? अगर अपना है तो क्या है? उसका व्यक्तिगत या
निजी है। अगर अपना नहीं है, दूसरे का है, तो उसके लिए निजी होगा। लेकिन अगर उस चीज पे सबका अधिकार है तो उसे कहेंगे क्या हम? सामुदायिक संसाधन। जैसे शमशान घाट, खलिहान हुआ, तालाब हुआ, बाग बगीचा हुआ, विद्यालय हुआ, मंदिर हुआ, अस्पताल हुआ, तुम हो जाओ, तुम हो जाओ, तुम हो जाओ, सब लोग जाएं, जिसकी आवश्यकता है वह सब जाए और वहाँ पे अपनी चीज़ों को करे, अपने थोड़ा सा जो उसका काम वहाँ पे करे। सब कैसा रहेगा आपका? सामुदायिक संसाधन। बहुत ही भैया आसान में, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो पूरा आपके दिमाग में छप जाया होगा, और थोड़ा सा एक बार लिख लेंगे जान राम बाण की तरह आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा। सामुदायिक मतलब ऐसे संसाधन जो जिसपे अधिकार सभी का हो, ऐसे संसाधन जिसपे क्या हो? पूरे समाज का स्वामित्व हो, पूरे समाज का मालिकाना हो, पूरे समाज का अधिकार हो, उससे कहेंगे क्या हम? सामुदायिक संसाधन। इसमें शमशान घाट, खलिहान, तमाम अस्पताल, विद्यालय, ये सब किसमें आएंगे? सामुदायिक में। अब तीसरा थोड़ा सा आपके जानने के लिए है, क्योंकि बहुत से लोग इसको जानते नहीं हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय मतलब पूरा देश का ऐसा संसाधन जिसपे मालिकाना पूरे देश का हो, उसे कहेंगे क्या हम? राष्ट्रीय संसाधन। एग्जाम्पल में कोयला, पेट्रोल लिखा है, लेकिन समझने की बात यहाँ पे है, क्योंकि सोचते हो कि हमारे घर में या हमारे अगर हम हैंडपम्प लगवा रहे हैं, नल लगवा रहे हैं, ट्यूबवेल लगवा रहे हैं, और अचानक वहाँ से पानी के बजाय तेल निकलने लगे, पेट्रोलियम निकलने लगे, तब तो भैया हम माल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे पेट्रोलियम निकला, कोयला निकला, अगर सरकार जान जाएगी कि यहाँ पे क्या है? पेट्रोल निकला है, कोयला निकला है, तब तो भैया छापा पड़ जाएगा, और आपके उस पूरे क्षेत्र पे जहाँ पे वह निकला है वह सरकार कब्जा लेगी। उसके बदले, उस स्थान के बदले आपको अलग जमीन दिया जाएगा। अगर घर में निकला है तो अलग घर दिया जाएगा, लेकिन उस पूरे क्षेत्र पे सरकार का अधिकार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है पेट्रोलियम, कोयला केवल सरकार के अंतर्गत ही आता है, चाहे जहां निकले। उस पर केवल किसका अधिकार है, किसका मालिकाना है? तो केवल देश का है, राष्ट्र का है। तो इसलिए इस कोयला, पेट्रोलियम को कहाँ रखते हैं हम रखते हैं राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। यानी कि ऐसा संसाधन जिसपे मालिकाना किसका हो? पूरे देश का होता है, उसे कहेंगे हम राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, थोड़ा सा रुको। अच्छा, अब क्या है? थोड़ा सा हिल गया था। अब क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये समझने के लिए, क्योंकि अब यहाँ से इतना पूरा सरल था, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना ही है। अगर यही दिमाग लगाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, और यही दिमाग नहीं लगा पाएंगे तो एकदम लोट पोट जाएंगे, और आपका जो दिमाग है हैंग अप कर जाएगा। ठीक, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए, अब नाम से अगर परिभाषा बताएं हम आपको, समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा संसाधन जिसपे मालिकाना किसी भी देश का हो सकता है। अगर इंडिया खोजे तो इंडिया खो जाएगा, चाइना खोजेगा तो चाइना खो जाएगा, अमेरिका खोजेगा तो अमेरिका खो जाएगा। यानी कि चाहे जो देश जिसको खोज ले, जिसको ढूंढ ले, जिसको पा जाए, बस उसी का मालिकाना हो जाएगा। तो ढूंढने के बल पे है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा क्षेत्र इतना है, क्या है? हमारा क्षेत्र इतना है, तो अगर हमारा क्षेत्र इतना है, अगर यहाँ पे कुछ चीज निकलेगी तब तो भैया यह अगर इंडिया है तो यह इंडिया का हो जाएगा। यह चाहे जो खोजेगा, लेकिन जिस भूभाग के अंदर निकलेगा, जिस देश के अंतर्गत यह भूभाग है जहाँ पे मिल रहा है, वह उस पर क्या हो जाएगा? उसी का अधिकार हो जाएगा। तो दिमाग लगाइए, पूरे विश्व में जितनी भी धरती है, जितनी भी जमीनें हैं, यह किसी न किसी देश के अंतर्गत आती ही होंगी। तो अगर किसी न किसी देश के अंतर्गत आती होंगी, तो अगर वहां पे कोई चीज निकलेगा, चाहे सोना, चांदी, पेट्रोलियम, कोयला, डीजल, तो उसी के देश के संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि वह उसके लिए क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। थोड़ा समझ आप पा रहे होंगे, सोच रहा। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन हम कहाँ ढूंढेंगे? तो इसके लिए हम जाते हैं महासागरों में, समुद्रों में। लेकिन थोड़ा सा है कि हमारी जो नेवी यानी कि नौसेना है, जल सेना है, वह समुद्रों में रहती है। जो समुद्रों में रहती है, अगर वहां खोज ले तब तो भैया फिर किसका हो जाएगा? जो देश जिस देश की नौसेना रहेगी उसी का हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सीमा क्षेत्र को बांटा गया है। अब मेन चीजें समझने वाला यही है। अगर यहाँ थोड़ा समझेंगे तो समझने के बाद यह आपको अंतरराष्ट्रीय समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या है? हमारा भारत है। ये क्या? हमारा भारत है। निचला भाग गुजरात शुरू होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पूरा रहेगा। अब
जो हमारी, क्योंकि ये पता है आपको अरब सागर है, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी है, आपको 10 में पहुंच गए हैं तो इतना पता होगा, अब एकदम बकलोल तो है ही नहीं है। ठीक, तो अरब सागर है, यहाँ पे क्या है अरब सागर है, और यहाँ पे क्या है बंगाल की खाड़ी है। ठीक, और हमारी जो नौसेना है, नेवी है, वह हमारे इसी जल क्षेत्र में रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि जल में रहेगी, जहां इसका इच्छा कहे वो वही एकदम समुद्र के बीच में चला जाए, ऐसा तो है नहीं। इसके लिए एक पूरा बाउंड्री बनाई होगी जल में भी, कि इतनी दूर तक जाएंगे तब तक भारत का क्षेत्र रहेगा, अगर इससे थोड़ा सा दूर और चला जाएंगे तो आप भारत के सीमा के पार हो जाएंगे। तो बिल्कुल नेवी के लिए भी सीमा बनाई गई है, और नेवी के लिए सीमा मैंने मान ली है कि नेवी के लिए या पूरे देश के लिए जलीय सीमा है, यहाँ तक बनाई गई है। ठीक, यानी कि अगर इसको नापें तो इसको नापें कि हमारी जो यह स्थलीय सीमा है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 200 नॉटिकल मील। अब दिमाग हैंग हो जाएगा कि नॉटिकल मील क्या है। तो जिस प्रकार आप जमीन पे दूरी मापते हैं किलोमीटर में, कहते ना भैया हम 50 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर गए, 500 किलोमीटर गए, उसी प्रकार अगर हम समुद्र में चलेंगे तो समुद्र की जो दूरी मापते हैं, समुद्र की दूरी मापते हैं हम नॉटिकल मील में। तो हमारी जो स्थलीय सीमा है, जलीय स्थलीय सीमा है, उस स्थलीय सीमा से पानी में अगर आएंगे तो यहाँ से पूरी यहाँ तक दूरी कितनी होगी, 200 नॉटिकल मील। कितनी होगी, 200 नॉटिकल मील होगी। और 200 नॉटिकल मील के बाद भारत की जो सीमा है जलीय वाली भी समाप्त हो जाएगी। ठीक, इसे कहते हैं आर्थिक संलग्न सीमा। कहते हैं आर्थिक संलग्न सीमा। ठीक, यानी कहने का मतलब है इस पानी में भी अगर जो हमारी नेवी रहती है इसी स्थान पे रहती है, इसी 200 नॉटिकल मील के अंदर ही रहती है। अगर 200 नॉटिकल मील के बाद कोई भी सामान मिलेगा, अगर यहाँ पे मिल जाएगा तब तो राष्ट्रीय हो जाएगा, लेकिन अगर 200 नॉटिकल मील के बाद कोई सामान मिलेगा तो वह उस देश का होगा जो देश उसको ढूंढेगा, जो देश उसको पाएगा। अगर गलती से 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत मिला है और किसी भी देश को मिला है तो केवल भारतीयों का ही होगा, क्योंकि भारतीय सीमा के अंतर्गत ही पाया गया है। तो यानी कहने का मतलब है अंतरराष्ट्रीय संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम, डीजल सभी आते हैं, लेकिन क्या हो, किसी भी देश की जो समुद्री सीमा होती है उस समुद्री सीमा से भी दूर अगर कोई वस्तु समुद्र में मिलता है, जहाँ पे किसी भी देश की जलीय न लगती हो ना स्थलीय सीमा लगती हो, वहाँ पे कोई चीज़ अगर मिलेगा तो उसी देश का रहेगा जिस देश उसको ढूंढा है, खोजा है। और इस प्रकार के संसाधन कहते हैं क्या, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो आशा करता हूँ यह वीडियो अगर आपको अगर मन से पढ़ा होगा आपने तो पूरा एकदम याद हो गया होगा। अगर एक बार और देख लेते हैं, ठीक, तो अपने दिमाग में, आपके दिमाग में पूरा सेव हो जाएगा। और इसको लाइक भैया अगर ना करे होंगे तो कर देंगे, और शेयर भी कर देंगे, ताकि क्या हो, आपके अन्य भाई बहन मित्रों का क्या हो जाए, भला हो जाए और आपके दिमाग में चीज़ें आ गई। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।